गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है दान दे दिया गया लेकिन कब्जा नहीं दिया गया, और उस दान में जो संपत्ति है उससे होने वाले लाभ को भी दानकर्ता ने अपने पास ही रखा, तब क्या ऐसा दान वैध होगा? सामान्यतः यदि कोई व्यक्ति किसी को दान करता है तो दानकर्ता के द्वारा दान की घोषणा की जाती है और दान ग्रहीता द्वारा या उसकी ओर से उसको स्वीकार किया जाता है, और दानकर्ता के जीवन काल में ही उसको स्वीकार करना भी आवश्यक होता है। लेकिन यदि आप ऐसा दान करते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार से दान किया जाता है कि जो दान में जो संपत्ति है उसको अपने पास ही रखा जाता है, उसका कब्जा नहीं दिया जाता, और उससे होने वाले लाभ भी अपने पास ही रखे जाते हैं पूरे जीवन पर्यंत के लिए, तो क्या ऐसा दान वैध होगा? जी हाँ सर, ऐसा दान वैध होगा। इसी के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला है। रेणु कुंटाला राजम्मा डीएलआर बनाम के सरवनम्मा द्वारा 17 जुलाई 2014 का यह सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। इसमें इसी बात को बताया गया है जो मैं आपको वर्ड टू वर्ड, इसमें जो मुख्य प्रश्न था वो यही था। वो प्रश्न भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं सामान्य रूप से आपको संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की जो धारा 122 में दान की परिभाषा दी गई है और 123 में जो अंतरण का तरीका बताया गया है, उस पर शॉर्ट में थोड़ा सा मैं ध्यान दिला दूं, ताकि आपको वो आगे जो मैं आपको न्याय दृष्टांत बताने वाला उसको समझने में आपको आसानी हो जाए। 122 में जो दान करने वाले को दानकर्ता कहा जाता है और दान लेने वाले को दान ग्रहीता कहा जाता है। चल संपत्ति और अचल संपत्ति दोनों का दान किया जा सकता है। दानकर्ता के द्वारा जो घोषणा की जाती है उसे दान ग्रहीता के द्वारा स्वीकार किया जाता है, या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति उसे स्वीकार कर सकता है, और दाता के जीवन काल में उसका स्वीकार करना आवश्यक है। यदि अचल संपत्ति का दान है तो उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है दो गवाहों के साथ में। यदि चल संपत्ति का दान है तो उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। यदि वो चाहे तो करवा सकता है, जिस प्रकार से अचल संपत्ति का रजिस्ट्रेशन होता है उसी प्रकार से, वरना ये कब्जे के परिधान के द्वारा या मौखिक रूप से भी हो सकता है। कई बार ये प्रश्न भी उत्पन्न होता है कि क्या चल संपत्ति की नोटरी करवाई जा सकती है? जी हाँ सर, करवाई जा सकती है, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। इसलिए आप उसको सादे कागज पर भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो नोटरी भी करवा सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि नोटरी करवाने से टाइटल प्राप्त नहीं होगा। जो दान की आवश्यक शर्तें हैं उनका पूरा करने से आपको टाइटल प्राप्त होगा। नोटरी का कार्य सिर्फ उसको प्रमाणित करना होता है। हम हमारा जो मुख्य टॉपिक है उस ओर हम बढ़ते हैं, और मैं आपको आगे की जानकारी ई बुक के अंदर से, जजमेंट के अंदर से दूंगा, और दान के जो मुख्य तत्व है उन पे भी संक्षिप्त में प्रकाश डालता हूं। आइए सर। पे दानकर्ता ने कब्जा रखा फिर भी दान वैध। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2014 रेणु कुंटाला राजम्मा विरुद्ध के स्वरम्मा सेक्शन 126 टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ये हमारे वीडियो का भी टाइटल है और ई बुक का भी टाइटल है। अब मैं सबसे पहले आपको उस डेफिनेशन पे ले जाता हूं और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की ओर आपको लेके जाता हूं, और उसके बाद फिर इस ई बुक से भी आपका परिचय में करा दूंगा। ये जानकारी आपको ई बुक पीडीएफ के अंदर से मैं दे रहा हूं। आइए सर। दान की डेफिनेशन तो सर मैंने आपको बता दी, लेकिन इसकी जो मुख्य शर्तें हैं मैं आपको शॉर्ट में और बिल्कुल तेज गति से पढ़ के बता देता हूं, ताकि आप उसको सुन और समझ लें। कुल 7 शर्तें इसमें जो मेरे द्वारा लिखी गई हैं पीडीएफ में। नंबर 1 है संपत्ति अचल या चल दोनों हो सकती है दान में। दूसरा, स्वेच्छा से दिया गया हो, दबाव धोखा इसमें नहीं होना चाहिए। नंबर तीसरा है कोई प्रतिफल नहीं, बिना प्रतिफल के होना चाहिए। चौथा है संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित किया जाए, टाइटल इसमें ट्रांसफर किया जाता है। पांचवा है प्राप्तकर्ता को यह दान स्वीकार करना अनिवार्य रहे। और छठा है स्वीकृति दानकर्ता के जीवन काल में होना चाहिए। और सातवां, यदि प्राप्तकर्ता नाबालिग या असमर्थ है तो उसका अभिभावक उसकी ओर से स्वीकार कर सकता है। धारा 123 में जो किस प्रकार से दान का निष्पादन किया जाएगा, उसमें दो मुख्य शर्तें जो हैं, नंबर 1 है अचल संपत्ति और चल संपत्ति। अचल संपत्ति में केवल लिखित रूप में राइटिंग में होगा, दानकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, दो साक्षियों द्वारा सत्यापित किया जाएगा, और रजिस्ट्री उसकी होना आवश्यक है। रजिस्ट्री से मतलब है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्ट्रार ऑफिस में उसको रजिस्ट्रेशन करवाना आपको आवश्यक है। अचल संपत्ति में या तो पंजीकृत दस्तावेज द्वारा या वास्तविक सुपुर्दगी द्वारा ये पूर्ण हो जाता है। तो ये तो सर होंगी हमारी मुख्य शर्तें। कब्जे के संबंध में क्या कहा गया है सर, हम इस धारा में भी समझ लेते हैं कि धारा 123 में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि दान तभी वैध होगा जब दानकर्ता तुरंत कब्जा छोड़ दे। संपत्ति पर कब्जा बनाए रखना या किराया प्राप्त करते रहना दान को अवैध नहीं बनाता है, बशर्ते दान वैध रूप से पंजीकृत और स्वीकार किया गया हो।
इस सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने, जो मैंने आपको रेणु कुंटाला का मामला बताया था, उसमें बताया गया है। और उसमें ये कहा भी गया है कि डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन फॉर अ वैलिड गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब दान विधिवत, एग्जीक्यूटेड, अटेस्टेड और रजिस्टर्ड है, तो दानकर्ता द्वारा अपने जीवन काल में संपत्ति का कब्जा बनाए रखना या किराया लेना दान की वैधता को प्रभावित नहीं करता। बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि हम दैनिक जीवन में सर ये दान पत्र हुआ, वसीयत हुआ, इसकी हमें अक्सर आवश्यकता पड़ती रहती है सामाजिक रूप से, और लोग इसका उपयोग भी करते हैं। तो ये हर व्यक्ति के लिए जानना भी ये जरूरी है कि कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है तो ये सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला है, जिससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइन हमें प्राप्त होती है। इसका निष्कर्ष भी सर इसमें मैंने लिखा है, और ये फैसले पे हम आ चुके हैं सर्वोच्च न्यायालय के। अब इसमें जो कंट्रोवर्सी थी सर इसमें दो अदालतों के फैसले में, उसको भी इसमें दूर किया गया है। मैं उसमें बता दूं, आप न्यायालय द्वारा पहले दिए गए दो निर्णयों के बीच स्पष्ट विरोधाभास है। कौन से फैसलों में? एक है नर्मदा बेन मगनलाल ठक्कर बनाम प्राणजीवन दास मगनलाल ठक्कर एवं अन्य 1997 2 SCC 255, और दूसरा प्रकरण है सर इसमें के बालकृष्णन बनाम के कमलम एवं अन्य 2004 SCC 581, जिसके कारण संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 122 और 123 की सही और सटीक व्याख्या के संबंध में एक आधिकारिक निर्णय के लिए इसे एक बड़ी पीठ को भेजा गया। मतलब इन दोनों में कंट्रोवर्सी थी इस मामलों में, तो इसको एक बड़ी पीठ पे भेजा गया, और जिसमें दोनों निर्णयों के विचार भिन्न हैं। हम संक्षेप में इस तथ्यात्मक मैट्रिक्स को बता सकते हैं जिसमें विवाद उत्पन्न होता है। क्या है सर मामला इसमें? अब मैं इसमें आपको मुख्य बात को सर बताता हूं। पहला तो ये वाद पत्र में वादी का तर्क यह था कि प्रतिवादी अपीलकर्ता द्वारा निष्पादित उपहार विलेख कानून की दृष्टि में वैध था और वादी द्वारा स्वीकार किया गया था, जबकि दान प्राप्तकर्ता प्रतिवादी ने वादग्रस्त संपत्ति से प्राप्त लाभों का आनंद लेने का अधिकार आजीवन अपने पास में रखा था, सुरक्षित रखा था। निरस्तीकरण विलेख के अनुसार वादी प्रतिवादी के पक्ष में उपहार के कथित निरस्तीकरण को इस आधार पर चुनौती दी गई थी और इसके आरंभ से ही अमान्य और शून्य होने की घोषणा की मांग की गई थी। ये इसमें मुख्य मामला था। और इसमें जो निचली अदालत और ऊपर की अदालत के जो फैसले हैं वो मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए इसको संक्षिप्त रूप से लिख के रखा है, जो मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बता दूंगा। क्योंकि अगर हम सुप्रीम कोर्ट के पूरे जजमेंट की व्याख्या करेंगे तो घंटों लग जाते हैं सर, 20-20, 25-25 पन्नों का होता है। तो उन सबको पढ़ने के बाद उसका सार मैंने लिख के रखा है, जो घंटों का काम मिनटों में हो जाता है, मैं आपको 2 मिनट में पूरा बता दूंगा वीडियो के अंत में। पहले हम हमारे वीडियो के टाइटल का मुख्य प्रश्न देख लेते हैं, कब्जे के संबंध में और जो है कि लाभ के संबंध में। ये आप देख रहे हैं, मैंने हाईलाइट किया इसमें कि एकमात्र प्रश्न, जब विशेष अनुमति याचिका इस न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष प्रारंभिक सुनवाई के लिए आई तो अपीलकर्ता की ओर से एकमात्र प्रश्न था। क्या प्रश्न था सर वो? क्या दानकर्ता द्वारा अपने जीवन काल के दौरान आनंद के लिए उपहार में दी गई, मतलब गिफ्ट या दान में दी गई संपत्ति पर कब्जा बनाए रखना और संपत्ति का किराया प्राप्त करने का अधिकार किसी भी तरह से उपहार की वैधता को प्रभावित करता है? ये एक इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न था, और इस प्रश्न का जो निराकरण किया गया था, मैं आपको सीधे वहां लेके चलता हूं। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा धारा 122, धारा 123 की व्याख्या भी की गई है। मैं उस व्याख्या को भी सर आपको बता देता हूं, जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया है इसी फैसले के अंदर। बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति, इस प्रकार का मामला किसी के भी साथ हो सकता है कि इस प्रकार का दान कर दिया यदि किसी व्यक्ति ने, कि कब्जा भी अपने पास रखा और उससे प्राप्त होने वाले लाभ भी, जैसे कि उदाहरण के तौर पे कमरे मकान दान में किए तो उसका किराया और उसका कब्जा उसने अपने पास ही रखा। इस मामले में इसी प्रकार का मामला आया था। पैरा क्रमांक 9 में बताया, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम उपहार से संबंधित है और अन्य बातों के साथ साथ उपहार देने की विधि का प्रावधान भी इसमें करता है, बताया गया है। अधिनियम की धारा 122 उपहार को किसी विद्यमान चल या अचल संपत्ति के ऐसे हस्तांतरण के रूप में परिभाषित करती है जो स्वेच्छा से और बिना किसी प्रतिफल के एक व्यक्ति जिसे दाता कहा जाता है द्वारा दूसरे व्यक्ति जिसे अदाता कहा जाता है को दिया जाता है और अदाता द्वारा या उसकी ओर से स्वीकार किया जाता है। इस प्रावधान के अनुसार एक वैध उपहार माने जाने के लिए स्वीकृति दाता के जीवन काल के दौरान जब तक वह देने में सक्षम है की जानी चाहिए। इसमें प्रावधान है कि यदि अदाता की स्वीकृति से पहले मृत्यु हो जाती है तो उपहार अमान्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा धारा 122 संपत्ति अंतरण अधिनियम के संबंध में बताया गया है।
धारा 123 में पैरा क्रमांक 10 में बताया है, दान देने के तरीकों को ये नियंत्रित करती है और अन्य बातों के साथ साथ यह प्रावधान करती है कि अचल संपत्ति का दान दानकर्ता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित और कम से कम 2 गवाहों द्वारा सत्यापित एक पंजीकृत दस्तावेज द्वारा किया जाना चाहिए। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है। चल संपत्ति के मामले में पूर्वोक्त हस्ताक्षरित पंजीकृत दस्तावेज द्वारा या सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरण धारा 123 के अंतर्गत मान्य है। इस स्तर पर धारा 123 का लाभप्रद रूप से उपयोग किया जा सकता है। ये जो डेफिनेशन है इसमें बताई गई है, हस्तांतरण कैसे किया जाएगा। अचल संपत्ति का दान करने के लिए हस्तांतरण दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित पंजीकृत दस्तावेज द्वारा किया जाना चाहिए और कम से कम 2 गवाहों द्वारा उसको सत्यापित किया जाना चाहिए। चल संपत्ति का उपहार देने के प्रयोजन के लिए हस्तांतरण या तो पूर्वोक्त, मतलब जैसे अचल संपत्ति का होता है वैसे आप कर सकते हैं, या दस्तावेज द्वारा या वितरण द्वारा किया जा सकता है। ऐसी डिलीवरी उसी तरह की जा सकती है जिस तरह बेची गई वस्तुओं की डिलीवरी की जाती है, ये इसमें बताया गया है। और इन सब के बाद इसमें जो अंत में बताया गया है मैं आपको वो पढ़ के बता देता हूं, क्योंकि यही हमारे वीडियो का टाइटल है और सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें इसी मुद्दे पर प्रकाश डाला है कि यदि कब्जा भी नहीं दिया गया और लाभ भी दानकर्ता ने अपने पास रखे जीवन भर के लिए, तो भी दान विधि अनुसार मान्य होगा। क्या कहा गया है सर इसमें? पैरा क्रमांक 7 को मैं पढ़ रहा हूं आपको। पंजीकृत विलेख का निष्पादन, उपहार की स्वीकृति और संपत्ति का वितरण, ये तीनों मिलकर उपहार को पूर्ण बनाते हैं। उसके बाद दानकर्ता का स्वामित्व समाप्त हो जाता है और दान प्राप्त कर्ता संपत्ति का पूर्ण स्वामी बन जाता है। प्रश्न यह है कि क्या विचाराधीन उपहार टीपी एक्ट की धारा 123 के अंतर्गत पूर्ण हो गया था? उपहार विलेख के उल्लेख से स्पष्ट है कि मोतीलाल गोपाल जी ने प्रतिवादी को संपत्ति उपहार में दी थी। मोतीलाल गोपाल जी ने, दूसरे शब्दों में यह एक सशर्त उपहार था। इसमें ना तो स्वीकृति का उल्लेख है, ना ही स्वीकृति के प्रमाण के रूप में कोई साक्ष्य है। इसी प्रकार उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि संपत्ति उनके जीवित रहते उनके कब्जे में रहेगी, ये स्पष्ट उन्होंने कह दिया था। इसके बाद उपहार में दी गई संपत्ति उनकी संपत्ति बन जाएगी और वे जीवन भर मौजूदा कमरों के संबंध में मध्यावधि लाभ प्राप्त करने के हकदार थे, ये भी उन्होंने इसमें लिखा था। उपहार विलेख प्रतिवादी दान प्राप्तकर्ता को केवल सीमित अधिकार प्रदान करता था या उपहार दानकर्ता की मृत्यु के बाद प्रभावी होना था, जैसा कि वसीयत में होता है। उन्हें संपत्ति को पूर्णता उपहार में हस्तांतरित करने का अधिकार होना था। वे संपत्ति को प्राप्त करने के हकदार थे। मध्य लाभ, इस प्रकार यह देखा जाएगा कि दाता ने एक सशर्त उपहार विलेख निष्पादित किया था और अपने जीवन काल के दौरान संपत्ति का कब्जा और आनंद अपने पास ही बरकरार रखा था। ये सबसे मामला इसमें जो निकल कर आया था। और उसके बाद जो इसमें बताया गया है कि निर्णय में और तथ्यों में उपहार सशर्त था और दानकर्ता की स्वीकृति नहीं थी, तो वह उपहार के रूप में मान्य नहीं हो सकता। ये एक सामान्य रूप से कानून कहता है। उस मामले में दानकर्ता के पक्ष में दान की गई संपत्ति के स्वामित्व का पूर्ण हस्तांतरण नहीं था, जिसके कारण इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि उपहार सशर्त था और दानकर्ता की मृत्यु के बाद ही प्रभावी होना था। इस दृष्टि से यह निर्णय स्पष्ट रूप से अलग है और इसे इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाला नहीं माना जा सकता। उपहार देने के लिए कब्जे का हस्तांतरण एक आवश्यकता है, ये इसमें पहले जो बताया गया था। बाद में इसमें जो बताया गया कि जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि इस मामले में पंजीकृत उपहार विलेख का निष्पादन 2 गवाहों द्वारा उसका सत्यापन विवाद का विषय नहीं है, यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा जा रहा है सर। इसमें तीनों निचली अदालतों ने यह माना है कि दान प्राप्तकर्ता ने उपहार स्वीकार कर लिया था। तीनों अदालतों ने सर ये मान लिया था। उपहार विलेख में दिए गए विवरण दानकर्ता से दान प्राप्तकर्ता को उपहार में दी गई संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व के हस्तांतरण को प्रभावित करते हैं। एक बार फिर पढ़ देता हूं। उपहार विलेख में दिए गए विवरण दानकर्ता से दान प्राप्तकर्ता को उपहार में दी गई संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व के हस्तांतरण को प्रमाणित करते हैं। केवल दानकर्ता के जीवन काल में संपत्ति के उपयोग का अधिकारी सुरक्षित रखा जाता है, जो किसी भी तरह से दानकर्ता द्वारा दान प्राप्तकर्ता के पक्ष में स्वामित्व के हस्तांतरण को प्रभावित नहीं करता है। यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया। और न्यायालय का दान प्राप्तकर्ता के पक्ष में, इस दृष्टि से उच्च न्यायालय का दान प्राप्तकर्ता के पक्ष में पारित डिक्री में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और तदनुसार यह अपील विफल होती है और खारिज की जाती है, परंतु इन परिस्थितियों में लागत के संबंध में कोई आदेश दिए बिना। तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला है। इसमें जो मुख्य बातें हैं सर मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने शार्ट में आपके लिए तैयार करके रखी हैं। कि निचली अदालत ने क्या माना था सर इसमें
जो निचली अदालत ने माना था कि वादी के वाद पत्र में गिफ्ट को रद्द करने का दावा करने वाला विलेख अमान्य और शून्य था। निचली अदालत ने पाया कि प्रतिवादी यह साबित करने में विफल रहा कि वादी द्वारा स्थापित गिफ्ट विलेख धोखाधड़ी अनुचित प्रभाव में दूषित था। यह एक दिखावा था, यह एक नाम मात्र का दस्तावेज था। ये वो विफल रहा साबित करने में। निचली अदालत के अनुसार गिफ्ट वादी द्वारा वैध रूप से दिया और स्वीकार किया गया था, इसलिए यह अपरिवर्तनीय प्रकृति का है, यानी इसको बदला नहीं जा सकता। ये निचली अदालत ने कहा। उसने सीधे सीधे शब्दों में दान को विधि अनुसार मान्य किया था। प्रथम अपीली न्यायालय ने इसमें क्या कहा सर? प्रथम अपर जिला न्यायाधीश ने निचली अदालत के दृष्टिकोण की पुष्टि की। उस न्यायालय को उस अपीली न्यायालय ने भी दान को वैध माना और माना कि वादी ने अपने पक्ष में एक वैध गिफ्ट के निष्पादन के संतोषजनक ढंग से सिद्ध कर दिया है और वैध रूप से तैयार किए गए उपहार विलेख को रद्द करना कानूनी रूप से अनुचित है, इसमें यह बताया गया। अब इसी प्रकार से उच्च न्यायालय के द्वारा सर जो इसमें बताया गया कि प्रस्तुत निर्णय और आदेशों में हस्तक्षेप करने से उन्होंने इनकार कर दिया। जो उच्च न्यायालय ने नीचे के दोनों थे उसमें आदेश निर्णय उसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और अपीलकर्ता की द्वितीय अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत यह मामला कि उपहार अनुचित प्रभाव या धोखाधड़ी से दूषित था, मुकदमे में पूरी तरह से गलत साबित हो चुका है। मतलब इसको माना नहीं गया। उन्होंने जो आधार लिए थे कि धोखाधड़ी इसमें की गई है, अनुचित था, तो न्यायालय ने यह कहा कि ये गलत कहा है आपने और उसको विधि अनुसार दान को मान लिया गया। और सर्वोच्च न्यायालय ने निचली तीनों अदालतों के जो फैसले थे यह माना कि दानकर्ता ने उपहार स्वीकार कर लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निचली तीनों अदालतों के फैसलों की इसमें पुष्टि की गई। तो इस प्रकार से सर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला है और इस फैसले के प्रारंभ में जो दो फैसलों के बीच में विरोधाभास था, जो मैंने वीडियो के ऊपर आपको पढ़ के बताया था कि दो फैसलों में एक फैसले का नाम ये भी आया है के बालकृष्णन बनाम के कमलम एवं अन्य 2004। तो ये भी सर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला है। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है इसमें स्पेशल, जो है कि नाबालिग क्या संपत्ति दान की संपत्ति को स्वीकार कर सकता है नाबालिग के द्वारा, उस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है। और इस पे भी मैंने दान से संबंधित तकरीबन 5 वीडियो सर मैं बना चुका हूँ। जैसे क्या चल संपत्ति का दान का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है या नोटरी से मान्य है, क्या चल संपत्ति के दान का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है या नोटरी से वो मान्य होगा, या फिर क्या नाबालिग के द्वारा अचल संपत्ति का दान स्वीकार किया जा सकता है, ये और जिसको कहते हैं कि दान कब रद्द किया जा सकता है। इस पे मैंने 5-6 वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। अब ये जो इसमें विरोधाभास था तो इस प्रकरण का भी मैं बता दूं आपको सर, वो भी इसी बुक इसी पीडीएफ में मेरे द्वारा लिखा गया है, मगर मैं आपको उसकी वैसे ही जानकारी दे देता हूँ कि इसमें जो बालकृष्णन का जो मामला है, इसमें इनकी जो माता जी थी उनको नाना से कोई विरासत में संपत्ति प्राप्त हुई थी। उसका 1/8वां हिस्सा 1945 में जब बालकृष्णन 16 साल के थे और कमलम 4 साल की थी तो उन दोनों को गिफ्ट कर दिया गया था। और उसमें जो स्कूल या भवन बना हुआ था स्कूल में, उसके अधिकार अपने पास में उनके द्वारा रखे गए थे 1945 में। और 1970 में उनके मन में एकदम से कुछ परिवर्तन पैदा हुआ तो उन्होंने उस दान को निरस्त करने का एक विलेख लिखा। 70 मतलब आप अंदाजा लगा लें सर, 45 से 70, 45 5 50 60 70, तकरीबन 25 साल बाद। 25 साल बाद आप ये भी देख सकते हैं कि जब दान किया गया था, जब के बालकृष्णन की उम्र 16 साल थी, तो तकरीबन 40 साल की उम्र उनकी हो चुकी थी। इधर कमलम जो थी उनकी उम्र उस समय 4 वर्ष थी जब दान किया गया था 1945 में। अब 1970 में उनकी उम्र जो है कि 25 साल बाद तकरीबन 29 साल हो चुकी थी। तो इतने साल बाद उस दान को एक विलेख के द्वारा निरस्त कर दिया गया और एक वसीयत लिख के कमलम के पक्ष में 1/8वां हिस्सा दे दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि जो दान किया गया था क्या वो निरस्त हो चुका है उस निरस्तीकरण विलेख के द्वारा? इसी मामले को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस फैसले में डिसाइड किया गया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला है। अक्सर इस प्रकार के केस अदालतों में चलते हैं, वादी और प्रतिवादी के बीच में, और ये मुद्दे उत्पन्न भी होते हैं। तो उसमें ये दोनों ही जो जजमेंट है बड़ी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और कहीं ना कहीं आप यदि आप लीगल हैं, आप सच पे हैं और हक पे हैं, तो ये फैसले आपको केस जिताने में अदालत में काफी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकते हैं। उसमें
सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये बताया गया कि नाबालिग के द्वारा भी दान स्वीकार किया जा सकता है बिना बोझ वाला। बिना बोझ वाले से मतलब ये है कि उस दान में कोई भार नहीं दिया गया हो। भार नहीं देने से मतलब है कि यदि उदाहरण के तौर पे कि दान इस प्रकार से किया गया कि मैं, एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं मेरे ये 5 कमरे और ये प्लाट और मकान इसको दान करता हूँ नाबालिग को, लेकिन मेरे ऊपर 5 लाख का कर्जा जो नाबालिग अदा करेगा, तो ये बोझ वाला दान हो गया, तो इसको अमान्य किया गया, नाबालिग इसको स्वीकार नहीं कर सकता। वहीं ये बिना किसी शर्त के नाबालिग को देता है, तो उस प्रकार का दान नाबालिग के द्वारा स्वीकार किया गया माना जाएगा। इस प्रकार के मामले में स्वीकृति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी जा सकती है, या जो है कि संपत्ति का उपयोग उपभोग करके भी दी जा सकती है, अभिभावक की ओर से भी दी जा सकती है। तो उस प्रकार के दान को इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा माना गया और उस आधार पर उसको संपत्ति का स्वामी माना गया। और वो जो निरस्तीकरण विलेख था उसको नहीं माना गया, वसीयत को भी नहीं माना गया। और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि 25 साल बीतने के बाद जब 40 साल के हो गए थे जिनके पक्ष में दान किया गया था, और एक 29 साल के हो गए थे, तो उनके द्वारा कभी भी उसको अस्वीकार नहीं किया गया था सर। ये सबसे बड़ी बात है। और मामला इसी प्रकार से चलता रहा। तो इस प्रकार का प्रकरण भी अदालत में कई बार हमारे सामने आता है, और ऐसी परिस्थिति और ऐसी कंडीशंस हमारे सामने आती हैं। तो ये दोनों प्रकरणों में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो है कि अधिकार अपने पास रखे गए थे कहीं ना कहीं दानकर्ता के द्वारा, के बालकृष्णन वाले मामले में भी और रेणु कुंटाला के मामले में भी। रेणु कुंटाला के मामले में तो कब्जा भी अपने पास में रखा, उसके अधिकार और लाभ, उससे किराया जो आना का था वो भी अपने पास में रखा। तो क्या इस आधार पर दान वैध होगा? बिल्कुल सर वैध होगा। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इन दोनों प्रकरणों में इसी बात को बताया गया है। और इसी प्रकार से जो मैंने आपको बुक में से धारा पढ़ के बताई है उसमें भी ये कहीं प्रतिबंध नहीं लगाया गया स्पेशली तौर पर कि कब्जे का यदि परिधान नहीं किया गया तो दान अमान्य हो जाएगा। ये सर थोड़ी समझने वाली बात है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में सर मैंने इस टॉपिक पर मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। मैं अब आपको ई बुक से भी परिचित करा देता हूँ। ये जो जानकारी सर मैंने आपको दी है ये ई बुक के अंदर से ही दी है। तो 26 निलंबित या प्रतिसंहित कब किया जाएगा, ये मैंने इसमें डेफिनेशन लिखी है सर। इस पे मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। इसको मैंने कुल 5 पंक्तियों में डिसाइड किया है बुक में जो डेफिनेशन दी गई है, और बड़े सरल शब्दों में इस ई बुक में मैंने पीडीएफ में इसको लिखा है। कुछ शार्ट में मैं पढ़ के बता देता हूँ क्योंकि हम बात ही दान पे कर रहे हैं, और ये अध्याय दान का है। धारा 126 भी उसी से रिलेटेड है, टीपी एक्ट से। तो इसमें जो पहली पंक्ति में बताया गया है सर, शॉर्ट में बता देता हूं कि दाता और अदाता करार कर सकेंगे कि किसी ऐसे विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर जो दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं करती दान निलंबित या प्रतिसंहित हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ सर? दाता जो दान देता है और अदाता जो दान प्राप्त करता है आपस में एक समझौता कर सकते हैं कि यदि कोई विशिष्ट घटना घटे और वो घटना दाता की मर्जी पर निर्भर ना हो तो दान रद्द या निलंबित हो जाएगा। ये इसका अर्थ हुआ बड़े आसान शब्दों में। उदाहरण के तौर पे रमेश ने अपनी जमीन अपने भतीजे सुरेश को दान दी, परंतु एक शर्त रखी कि यदि सुरेश अपनी पढ़ाई छोड़ देगा तो दान रद्द हो जाएगा। यह वैध शर्त है क्योंकि पढ़ाई छोड़ना रमेश की इच्छा पर निर्भर नहीं बल्कि सुरेश के कार्य पर निर्भर है। इसलिए इस स्थिति में दान रद्द किया जा सकता है क्योंकि धारा 126 के तहत अनुमत है। ये दोनों मैंने तो अभी आपको सर्वोच्च न्यायालय के फैसले बताए, इसमें दान में ऐसी कोई शर्त कहीं नहीं लिखी गई थी सर। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी पंक्ति है जो हमारी बुक की डेफिनेशन की, किंतु वह दान जिसके बारे में पक्षकार करार करते हैं कि वह दाता की इच्छा मात्र से पूर्णता या भागता प्रतिसरणी होगा, यथा स्थिति पूर्णता या भागता शून्य है। इसको सरल अर्थों में हम कैसे समझेंगे? यदि दान देने वाले और लेने वाले आपस में शर्त रखें कि दाता जब चाहे दान रद्द कर सकता है तो ऐसी शर्त कानूनन अमान्य है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कई फैसलों में सब बताया गया है, दान को चुनौती भी दी गई, लेकिन दान में चूंकि शर्त नहीं लिखी थी जो धारा 126 में बताई गई है, इसलिए दान को निरस्त नहीं किया गया। हम वसीयत और दान को समझ लें सर। वसीयत और दान में यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है। वसीयत को वसीयतकर्ता कभी भी निरस्त कर सकता है, दूसरी वसीयत बना के उसमें लिख के कि मैंने पहले वसीयत की थी उसको कभी भी आसानी से निरस्त कर सकता है, लेकिन दान में ऐसा होता नहीं है। एक बार आपने दान कर दिया तो फिर दान गृहीत संपत्ति का मालिक बन जाता है। यहां तक सुरक्षा प्रदान की गई है कि यदि दान प्राप्तकर्ता ने दान में संपत्ति को ले लिया विधि अनुसार रजिस्टर्ड विलेख के द्वारा और नामांतरण करा लिया, और उसके बाद उसने उस प्रॉपर्टी को किसी को बेच दिया जो कि एक बोनाफाइड परचेसर है, सद्भाविक क्रेता जिसको हम कहते हैं,
तो उसकी भी ऑनरशिप किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होती है, भले ही दान को चैलेंज कर दिया जाए। ये भी इसमें आगे बताया गया है, मैं आपको बताऊंगा। ये हम इसका उदाहरण से समझ लेते हैं। सीमा ने अपनी जमीन अपनी बहन को दान दी और कहा कि मैं जब चाहूं यह दान रद्द कर लूंगी। यह शर्त अमान्य है क्योंकि कानून कहता है कि दान दाता की मर्जी से वापस नहीं लिया जा सकता। तीसरी पंक्ति है सर, दाता उन दशाओं में से प्रतिफल के अभाव या असफलता की दशा को छोड़कर किसी भी दशा में प्रतिसंहित किया जा सकेगा जिनमें यदि वह संविदा होती तो विखंडित किया जा सकता। ये बुक की परिभाषा है सर, वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूं मैं। अब मैं इसको सरल शब्दों में आपको समझा रहा हूं कि यदि दान में कोई धोखा, दबाव, अनुचित प्रभाव या भ्रम हुआ तो दान को उसी तरह रद्द किया जा सकता है जैसे एक अनुबंध को किया जा सकता है। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति ने झूठ बोलकर या धोखा देकर दान पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए तो वह दान रद्द किया जा सकता है क्योंकि वह एक वैध सहमति से नहीं हुआ। चौथी पंक्ति है सर, यथापूर्वक को छोड़कर दान प्रतिसंहित नहीं किया जा सकता। सरल अर्थों में ऊपर बताई गई परिस्थितियां, विशिष्ट घटना, धोखा, दबाव आदि के अलावा दान कभी भी रद्द नहीं किया जा सकता। पांचवी और अंतिम पंक्ति है, इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात बिना सूचना सप्रतिफल अंतरणियों के अधिकार पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। यानी दान की गई संपत्ति आगे किसी को बेच दी गई है, विथ कंसिडरेशन, मतलब रुपए लेके बेच दिया गया, तो वह व्यक्ति ईमानदार खरीदार है तो दान के रद्द होने से उस खरीदार का अधिकार प्रभावित नहीं होता। यदि किसी ने जमीन दान में पाई, उदाहरण है इसका, फिर किसी ने किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दी, तो भले ही दान रद्द भी हो जाए, तीसरे व्यक्ति का अधिकार बना रहेगा यदि उसने सच्ची नीयत से खरीदी है। ये अदालत में फिर जब मामला जाता है तो गुण दोषों के आधार पे फिर सब कुछ देखा जाता है और वो बोनाफाइड परचेसर है ये उसको बताना होगा और अदालत में साबित करना होगा कि वो एक बोनाफाइड परचेसर है और उसका ऑनरशिप सुरक्षित अदालत के द्वारा रखी जाएगी गुण दोषों के आधार पर। लेकिन दबाव, धोखा या ये चीजों का उसमें बिल्कुल तत्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ये तत्व आ गए तो 126 के तहत या कोई शर्त आ गई दान में कि वो जो उसमें बताया गया निरस्त करने की, तो फिर विधि अनुसार उस दान को कानून के तहत निरस्त किया जा सकता है। लेकिन 126 में जो बताया गया है धारा में, उससे हटके यदि दान पूर्णता रूप से लिखा गया है, बोनाफाइड परचेसर है, तो उसकी ऑनरशिप सुरक्षित रहती है। इसमें दानकर्ता ने जो है कि रेणु कुंटाला का मामला है सर, इसमें जो मैंने आपको बताया था मैं आपको आगे बता देता हूँ। ये बालकृष्णन बनाम के कमलम एवं अन्य 18 दिसंबर 2003 का है फैसला। ये भी मैंने इसमें प्रिंट किया और इसके बारे में मैंने आपको सर शॉर्ट में बता दिया है। पूरा फैसला पूरी डिटेल के साथ मैंने इसमें लिखा है क्योंकि ये दोनों फैसले हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित हैं। और इसमें इसके बाद फिर अध्याय चालू होते हैं सर। जो अध्याय नंबर 1, इसको इंग्लिश में भी सर मैंने लिखा है। अध्याय 2 में प्रस्तावना आ गया है जिसमें दान की परिभाषा इसमें मेरे द्वारा लिखी गई है। पूरी 122 से लेकर 129 धाराओं तक को मैंने शॉर्ट में सरल शब्दों में उदाहरण के साथ सर इसमें समझाया है। अध्याय 5 में एग्रीमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 2H और 10 के बारे में बताया गया है। धारा 2H में विधि द्वारा प्रवर्तनी प्रत्येक करार संविदा है। विधि द्वारा प्रवर्तनी प्रत्येक करार संविदा है, ये आप समझ लें। कानून के तहत यदि कोई एग्रीमेंट लिखा गया है तो ही उसको अनुबंध माना जाएगा। इसी प्रकार से धारा 10 में भी बताया गया है अनुबंध के बारे में। अनुबंध की जो शर्तें हैं कि बिना दबाव, धोखाधड़ी के राजी खुशी से होना चाहिए। हम लिखते ही हैं सर एग्रीमेंट में जब भी हम करते हैं। अगला अध्याय 6 में एविडेंस एक्ट 2023 के बारे में बताया गया है। थोड़ा सा बता दूं सर इसमें, धारा 57 में प्राइमरी एविडेंस, असली दस्तावेजों को प्रस्तुत करना सबसे विश्वसनीय है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको कोर्ट में पेश करना होगा। यदि आपके पास ओरिजिनल उपलब्ध नहीं है तो धारा 58 के तहत इसकी कॉपी फोटो या गवाहों के माध्यम से प्रमाणित किया जा सकता है। 75 में लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति के बारे में बताया गया। एविडेंस एक्ट 2023 के बारे में बात कर रहा हूँ सर। धारा 76 में प्रमाणित प्रतिलिपियों के पेश करने द्वारा दस्तावेजों का सबूत। 78 में प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में प्रिजम्पशन की जाएगी, उपधारणा की जाएगी। ये एविडेंस एक्ट को भी सर इसमें मैंने शॉर्ट रूप में शामिल किया है और पूरी डिटेल के साथ इसको समझाया भी गया है इसमें। और अध्याय 7 में नोटरी एक्ट 1952 और नियम 1956 के बारे में भी मैंने कुछ लिखा है सर शॉर्ट में। और न्यायिक दृष्टांत के बारे में जो निष्कर्ष है वो इसमें भी लिखे गए हैं। अध्याय 9 में निष्कर्ष एवं व्यवहारिक उदाहरण इसमें लिखा गया है। और एक और फैसला सर ये जो ताजुद्दीन बनाम तमिलनाडु खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, अपील संख्या 6333/2013, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है जिसमें दानकर्ता ने जो दान दिया था
और जो दान किया गया था उस दान को विधि अनुसार मान्य किया गया था, दान को अमान्य नहीं किया गया था। ये भी इसी के संबंध में, इस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। और इसके बाद फिर समापन आता है सर अंत में, और डिस्क्लेमर भी इसमें मेरे द्वारा लिखी गई है। डिस्क्लेमर का मतलब ये है कि एक पीडीएफ है, इसको जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है तो वहाँ ई बुक नाम आता है, इसलिए मेरे द्वारा भी ई बुक कहा जाता है। 199 रुपीज़ कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। मैंने सारी जानकारी आपको ई बुक के अंदर से दी है, परिचित भी आपको ई बुक से कराया है, ताकि देखने, सुनने और समझने के बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी है, तब आप इसको परचेस कर सकते हैं। 199 रुपीज़ कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। इसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई। ई बुक डाउनलोड लिखा दिखाई देगा, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से आप सीधे भुगतान पे पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप भुगतान करेंगे तो भुगतान करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर डाउनलोड का मैसेज आएगा। आप डाउनलोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके स्मार्टफोन, कंप्यूटर या मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगी, वहां पर आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें जो मैंने कानून और न्याय दृष्टांत बताए हैं, उनकी असल बुक आप कोर्ट की लाइब्रेरी में से निकाल कर आपके वकील साहब से संपर्क करके आप उसको कोर्ट में जज साहब के समक्ष भी पेश कर सकते हैं, यदि आपका मामला इसी प्रकार का है। इसके लिए आपको पहले आपके वकील साहब से तो कंसल्ट करना ही होगा। भाई आपने मेरी ई बुक ले भी ली, पढ़ भी ली, समझ भी ली, लेकिन उसके बाद भी हर केस की परिस्थिति अलग अलग होती है। तो इसलिए आप पहले आप आपके कानूनी विशेषज्ञ जो वकील साहब हैं उनसे कंसल्ट आप जरूर करें, और उसके बाद फिर आप इन इस प्रकार के न्याय दृष्टांत यदि आपके लिए आपके वकील साहब कहते हैं कि हाँ ये हमारे केस से रिलेटेड है और उपयोगी हैं, तो आप इनको पेश भी कर सकते हैं। ये आपके केस को जीतने में मददगार भी साबित हो सकते हैं। इसी प्रकार से जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो कब्जा नहीं दिया गया और लाभ अपने पास रखे गए, सामान्य रूप से हमारे समक्ष इस प्रकार के मामले आते हैं। तो उसमें आज के वीडियो का जो टॉपिक है उस पे मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है, और उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।